नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आज विशेष में बात होगी जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा संकट है जिसका हल वक्त पर नहीं निकाला गया तो धरती का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, और यह खतरा धीरे धीरे दस्तक भी दे चुका है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से दुनिया के 18 द्वीप डूब चुके हैं और 2020 तक 14 और द्वीपों के डूबने की आशंका है। भारत में 54 द्वीपों का समूह सुंदरबन और असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आज खतरे में है। दुनिया को अब समझ में आ रहा है कि अगर जल्द ही कुछ किया नहीं गया तो देर हो जाएगी, और इसी सोच के साथ 190 से ज्यादा देश इसी साल नवंबर दिसंबर में पेरिस में मिलने जा रहे हैं। आज विशेष में बात होगी पेरिस सम्मेलन से पहले तमाम देशों की तैयारियों की और इस सम्मेलन की चुनौतियों की। तो आइए शुरू करते हैं विशेष धरती बचाओ। इस साल पेरिस में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। क्या यह सम्मेलन विकसित और विकासशील देशों के बीच सहमति बनाने में कामयाब होगा? यह सवाल कायम है। लेकिन इस बीच भारत समेत 46 देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की हर 5 साल में समीक्षा करने पर अनौपचारिक तौर पर सहमति जताई है। बेशक पेरिस में इस साल होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अभी काफी दिन बचे हैं, लेकिन मेजबान देश फ्रांस में अनौपचारिक बातचीत का सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते पेरिस में भारत समेत दुनिया के 46 देशों के बीच अनौपचारिक वार्ता हुई। इसमें सभी विकसित और विकासशील देशों के बीच हर 5 बरस में सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की समीक्षा पर सहमति बनी। इस बैठक में भारत की तरफ से पर्यावरण, वन मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिरकत की। सहमति के तहत सभी देशों ने कहा है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कटौती की कोशिश करेंगे और कटौती की समीक्षा भी करेंगे। हालांकि इस पर अभी औपचारिक मोहर लगना बाकी है। हालांकि भारत विकासशील देशों के विकास कार्यों का हवाला देकर ऐसी समीक्षा का विरोध करता रहा है। भारत का तर्क रहा है कि उत्सर्जन पर नियंत्रण की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है। जानकारों के मुताबिक पेरिस सम्मेलन की कामयाबी में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन की समीक्षा ही सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे में इस अनौपचारिक सहमति से नई उम्मीद जगी है। ग्लोबल वार्मिंग से जो नुकसान होगा उसको अगर अभी नहीं सुधारा जाए, सब ठीक ना किया जाए, तो आगे दिनों में बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। तो इसके लिए एग्रीमेंट तो है ही थियोरेटिकली, अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसमें मतलब सहमति के जगह प्रॉब्लम होता है। इससे पहले पेरिस में 20 जुलाई को 40 देशों के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता हुई। इसमें फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के बीच सहमति बनने की उम्मीद जताई है। Nous devons concilier l'aspiration de tous à la prospérité et puis les limites naturelles de notre planète. Et nous savons tous que nous ne pouvons pas gagner le combat du développement et de l'élimination de la pauvreté si nous ne gagnons pas le combat contre le réchauffement climatique et vice-versa. फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी मानते हैं कि पेरिस सम्मेलन से धरती को जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाने के लिए नई राह निकलेगी। Oui, la France est un pays de liberté qui parfois pense qu'elle peut ouvrir des chemins nouveaux. Et je pense qu'en décembre 2015, comme en 1789, पिछले बरस लीमा में भारत समेत 190 से ज्यादा देशों ने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के राष्ट्रीय संकल्प के आम सहमति वाले दस्तावेज को स्वीकार किया था। इस प्रारूप में भारत की सभी चिंताओं का समाधान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर हमेशा से विकासशील देशों का मजबूती से पक्ष रखता रहा है। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।
और इससे पहले जलवायु परिवर्तन पर ही वेटिकन सिटी और पेरिस में गंभीर मंथन हुआ। वेटिकन में दुनिया के 60 बड़े शहरों के मेयरों ने जलवायु परिवर्तन पर रोक के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं पेरिस में दुनिया के करीब 40 प्रभावशाली नेताओं और धर्म गुरुओं ने विकसित और विकासशील देशों के बीच सहमति बनाकर धरती और पर्यावरण को बचाने की अपील की है। कहीं बेहिसाब बारिश, कहीं अकाल, कहीं बर्फीला तूफान। बीते कुछ दशकों में मौसम के बदलते मिजाज की तस्वीरें पूरी दुनिया में आम हो चली हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम लकीरें खींचकर अपने देशों की भौगोलिक सीमाएं और नक्शे तो बना सकते हैं, लेकिन धरती और पर्यावरण को सरहदों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। कुदरत की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि अगर दुनिया के किसी छोटे से हिस्से में भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर दिखता है। 21 जुलाई 2015। जुलाई के महीने में एक तरफ भारत के कई इलाके जिस वक्त भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे थे, उस वक्त दूसरी तरफ पेरिस में 40 धर्मगुरु और प्रभावशाली नेता, तो वहीं वेटिकन सिटी में 60 बड़े शहरों के मेयर जलवायु परिवर्तन पर मंथन कर रहे थे। Finalmente, yo diría que sobre esto hay que interesar a las Naciones Unidas. Tengo mucha esperanza en la cumbre de París de noviembre, que se logre algún acuerdo fundamental y básico. Tengo mucha esperanza. वेटिकन सिटी में सभी मेयर जलवायु परिवर्तन पर रोक के लिए प्रतिबद्ध दिखे, तो वहीं सभी ने साल नवंबर-दिसंबर में पेरिस में होने वाले सम्मेलन में विकासशील और विकसित देशों के बीच सहमति बनने की उम्मीद भी जताई। Paris has a rich history as a city of revolutions. We'll need another revolutionary moment in December, a revolution of decisiveness. It's not an overstatement to say that Paris may constitute our last best hope. पेरिस के सम्मेलन में भी जलवायु परिवर्तन का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। सम्मेलन में मौजूदा नेताओं ने विकसित और विकासशील देशों से सहमति बनाने की अपील की। Let us develop a global conscience based on well-being of our planet that transcends national boundaries or group and self-interest. Every nation and every individual working together must strive to defeat the threat of global warming. We can succeed, but it would require sustained and determined leadership. 2013 में संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने सितंबर में जारी रिपोर्ट में कहा था कि 1950 से जलवायु परिवर्तन के लिए 95% मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में धरती के लगातार बढ़ते तापमान को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों में सतत कटौती की जरूरत पर भी जोर दिया गया था। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा चिंतित वो मुल्क हैं जो समंदर के बीचों बीच बसे हुए हैं, यानी महासागरों में मौजूद छोटे छोटे द्वीप। कई अध्ययनों में ये चिंता जताई गई है कि अगर समुद्र तल का स्तर बढ़ता है तो दुनिया के कई द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। लिहाजा इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मसले पर एक बैठक की। समंदर किनारे बसे ये देश अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। हरियाली, बीच और सैलानियों के लिए विकसित की गई नई नई जगहें ये बड़ी तादाद में पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन अब इन देशों के लिए समंदर ही चिंता का सबब बन गया है। अगर वैश्विक तापमान मौजूदा दर से बढ़ता रहा तो समुद्र की सतह 1 से 2 मीटर तक बढ़ सकती है। लिहाजा ये सारी जगहें जीने लायक नहीं रह जाएंगी। इन देशों को जलमग्न होने का खतरा सताता रहता है। 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन देशों की चिंताओं पर बैठक हुई। Security Council has rightly highlighted the threat of climate change to international peace and security. Rising sea levels,
dying coral reefs, and increasing frequency and severity of natural disasters exacerbate the conditions leading to community displacement and migration. जुलाई महीने के लिए न्यूजीलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष था, जो कि खुद ही एक द्वीप राष्ट्र है। बैठक में समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने के खतरों को गिनाया गया और दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा गया कि पेरिस में होने वाले जलवायु सम्मेलन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए। बीते वर्षों में जिन लक्ष्यों के करीब दुनिया नहीं पहुंच पाई, उनको पाने के लिए रोड मैप तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। So the important strategic question for this council and for the wider UN community is, in my view, how do we take some meaningful steps to make SIDS less vulnerable in the face of threats to their security from natural disasters and from man-made challenges. विकासशील द्वीप राष्ट्रों का कहना है कि दुनिया के किसी भी कोने में वैश्विक तापमान को बढ़ाने वाला कोई भी कदम सबसे ज्यादा इन्हीं को प्रभावित करेगा। कैरेबियाई और एशिया पैसिफिक के कई देशों ने कहा है कि आने वाले दिनों में उनके अस्तित्व को खतरा है। कई आकलनों में ये कहा गया है कि आने वाले दशकों में ये देश समंदर में डूब जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र इस आशंका को जायज मानते हुए फौरी कदम उठाने की वकालत कर रहा है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पेरिस सम्मेलन की चुनौतियां दरअसल कौन कौन सी हैं। पेरिस में साल के आखिर में पर्यावरण पर होने वाले सम्मेलन से पहले पूरी दुनिया तैयारियों में जुटी हुई है। कई देशों ने ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए नए लक्ष्य की घोषणा की है और इसके साथ ही पेरिस में देशों के जुटने से पहले संयुक्त राष्ट्र भी इस मुहिम में जोर शोर से लगा हुआ है। भारत ने हालांकि आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि वो कार्बन में कितनी कटौती करेगा, लेकिन भारत से अंतर्राष्ट्रीय जगत ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। इस बरस के आखिर में जब दुनिया भर के 100 से ज्यादा देश जुटेंगे तो कार्बन कटौती के मसले पर सबसे प्रमुखता से बातचीत होगी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन की समीक्षा के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और तमाम विकसित मुल्कों के अलावा भारत से दुनिया ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। हाल के दिनों में भारत ने जलवायु परिवर्तन और कार्बन कटौती पर जिस तरह का रुख दिखाया है, उससे ये उम्मीद और बढ़ गई है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन कटौती यानी INDC की घोषणा भारत ने फिलहाल नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में न्यूयॉर्क जाएंगे तो इसके मुतालिक घोषणा कर सकते हैं। इंडिया भी इस पे कुछ ना कुछ कमिटमेंट और कंट्रीब्यूशन एज अ कंट्री जो पेरिस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कुछ देंगे। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, ये एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में इंडिया का फाइनल कंट्रीब्यूशन फाइनलाइज होकर गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जाएगा। मेजबान फ्रांस ने कहा है कि सम्मेलन में भारत की भूमिका अहम होगी। सम्मेलन में मुख्य रूप से क्योटो समझौते के तहत कार्बन कटौती के स्तर को 1990 की तुलना में ज्यादा से ज्यादा कम करने पर बातचीत होगी। क्योटो समझौते का दूसरा चरण 2013 में शुरू हुआ था, जो 2020 में खत्म होना है। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने दावा किया है कि वो 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 20% और 2030 तक 40% की कटौती करेगा। अमेरिका ने 2030 तक 2005 के स्तर से 28% तक कटौती पर रजामंदी जाहिर की है। लिहाजा अब भारत पर सबकी नजरें टिक गई हैं। अभी जो इनफॉर्मल जो अग्रीमेंट्स हुए हैं, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऐसे अनाउंसमेंट्स, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्जांपल उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अपने सोलर विंड का जो टारगेट्स है वो उसको काफ़ी एम्बिशियस रखेंगे। भारत ने 2020 तक 2005 के स्तर से 20 से 25% की कटौती का लक्ष्य बनाया है, लेकिन पेरिस सम्मेलन में इसी लक्ष्य को भारत पेश करेगा या नहीं, इस पर असमंजस है। हालांकि इस दिशा में भारत ने कोशिश शुरू कर दी है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले कारखानों और बिजली संयंत्रों को धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ मोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के जरिए बिजली उत्पादन का लक्ष्य 175 गीगावाट तय किया है, जिनमें सिर्फ सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली पैदा होगी। वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की बढ़ोतरी न हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाम कसी जाए। दुनिया भर में जो अध्ययन सामने आ रहे हैं वो इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य पाना आसान नहीं है। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया की नजरें अब पेरिस सम्मेलन पर टिक गई हैं। पेरिस में इस साल 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होने जा रहा है और यह उम्मीद की जा रही है कि दुनिया के तमाम देश बढ़ते कार्बन उत्सर्जन में ज्यादा से ज्यादा कटौती पर सहमत होंगे। लेकिन सम्मेलन के बाद देशों में आम सहमति के लिए कुछ चुनौतियों से पार पाना भी इस सम्मेलन के लिए बेहद लाजमी होगा। पेरिस सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21वीं बैठक का ऑफिशियल वीडियो धरती पर मंडराते खतरे को साफ बता रहा है। 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 के बीच पेरिस में जब 190 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे तो कोशिश होगी एक वैश्विक समझौते की, एक ऐसा समझौता जिसकी राह दुनिया पिछले 20 से ज्यादा सालों से देख रही है। लेकिन क्या ये सभी देश एक नतीजे पर पहुंचने में कामयाब होंगे? क्या पर्यावरण संरक्षण पर दुनिया के सभी देशों की बराबर जवाबदेही तय हो पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर असमंजस अभी भी बरकरार है। मेरे ख्याल से तो ढूंढना पड़ेगा, कोई चॉइस है ही नहीं। अगर नहीं ढूंढेंगे तो फिर गाड़ी ऐसे ही लटके रह जाएगी और सब लोग सफ़र करेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास वो कैपेसिटी टू विथस्टैंड बहुत कम है। डेवलप्ड कंट्रीज तो फिर भी चलो किसी तरह से जी लेंगे, लेकिन आपके लिए तो वो क्रिटिकल सर्वाइवल का सवाल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो इसमें इस कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। एक दूसरे को सहयोग करके एक सहमति बना के इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना चाहिए। पेरिस सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती विकसित और विकासशील देशों के बीच टकराव खत्म करना है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान जैसे देशों ने कार्बन कटौती की घोषणा कर दी है। चीन ने भी इस ओर सहमति जताई है। लेकिन भारत समेत ब्रिक्स देशों जैसे दूसरे मुल्क क्या कार्बन कटौती पर कोई ठोस समझौता कर पाएंगे? ये अब भी साफ नहीं है। विकसित देश औद्योगिक चरण से बाहर आ चुके हैं, लेकिन विकासशील देश विकास के लिए अब भी उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन का बड़ा स्रोत विकासशील देश ही बने हुए हैं। डेवलप्ड कंट्रीज ये चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज अभी से कुछ ना कुछ एक्शंस ले आगे जाके हमारे एमिशंस को कम रखने के लिए, और हम ये चाहते हैं कि उनके पुराने हिस्टोरिक एमिशंस की वजह से वो ज़्यादा एक्शंस ले। इसके वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट होते रहता है। इसके एवज में वो विकसित देशों से वित्तीय मदद चाहते हैं, लेकिन इस पर कोई आम राय नहीं बन पाई है। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती इस दिशा में एक ग्लोबल लीडर बनाने की भी है, यानी एक ऐसा देश या समूह जो 2020 के बाद कार्बन कटौती की प्रतिबद्धता की अगुवाई कर सके। अगर समझौता होता है तो जिन बातों को शामिल करना बड़ी चुनौती होगा वो है कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 2020 से पहले और बाद का खाका, एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क और स्पष्ट नियम, देशों के कम वक्त के लिए दीर्घकालिक कदम, कम कार्बन उत्सर्जन के एवज में होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई का खाका, और सबसे अहम जंगल और सिकुड़ती जमीन बचाने की विस्तृत योजना। पेरिस से काफ़ी उम्मीद भी है, पर सिर्फ पेरिस में सब कुछ डिसाइड भी नहीं होगा। ये एक फर्स्ट स्टेप रहेगा, ये एक फ्रेमवर्क रहेगा जहाँ पे सब जो एक्शन सभी देश लेंगे वो डिसाइड होगा। बट ये सिर्फ 2015 है, ये एक्शंस जो है ये 2020 से चालू होंगे। जो अग्रीमेंट अभी डिस्कस हो रहा है दिस विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। तो काफ़ी इश्यूज रहेंगे जो हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा 2015-2020 के बीच में। दुनिया के ज्यादातर देशों की भौगोलिक परिस्थितियां, औद्योगिक जरूरतें और राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग हैं। कई मुल्क अब भी सरहदों और आपसी खींचतान को लेकर बंटे हुए हैं। ऐसे में वैश्विक मंच पर सबको एक साथ लाना बड़ी चुनौती होगी। इससे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 20 सम्मेलनों में क्योटो को छोड़कर ज्यादातर सम्मेलन बिना किसी वैश्विक सहमति के खत्म हो गए। लेकिन धरती के तापमान में 2 डिग्री की लगातार हो रही बढ़ोतरी
पेरिस सम्मेलन के बाद हर हाल में एक वैश्विक समझौते की जरूरत बता रही है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी पर चिंता अब नई बात नहीं है। बीते कई दशक से इसको रोकने की दिशा में कई अहम पहल हुई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते हुए, कई शपथ पत्र भी तैयार हुए और कई बार देशों ने लक्ष्य भी निर्धारित किए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। चिंता न सिर्फ बरकरार है, बल्कि नए अध्ययन और भी गंभीर चेतावनी के साथ हमारे सामने डर पैदा कर रहे हैं। विशेष में आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की अब तक की पहलों पर। नमस्कार। मीलों दूर तक फैले इस ग्लेशियर पर नजर दौड़ाइए। बर्फ की ये मोटी चादर पर्यावरण में संतुलन के लिहाज से बेहद जरूरी है, लेकिन ताजा अध्ययन बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये तेजी से पिघलेगा। मामला सिर्फ ग्लेशियर के पिघलने तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के चलते समूचा पर्यावरण ही बदल जाएगा और इसका असर किसी एक देश पर नहीं पड़ने जा रहा। लिहाजा चिंता की लकीरें समूची दुनिया के माथे पर हैं। लिहाजा आज से 40-45 साल पहले इस पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जगत ने गंभीरता दिखाई। 1992 में एक यूएन कन्वेंशन लिखा गया था, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। वो बेसिस था कि दुनिया के सारे देश आकर एक साथ एकजुट करके काम करें क्लाइमेट चेंज को लिमिट करने के लिए। इस साल 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच पेरिस में दुनिया के 100 से ज्यादा मुल्क बैठकर ग्लोबल वार्मिंग में कटौती के रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब तक दर्जनों बार इस तरह की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य से हम काफी पीछे छूटे हुए हैं। 1979 में पहला विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ। 1988 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और इसमें कई बिंदुओं पर 172 देशों के बीच साझा सहमति बनी। इस बीच 1994 में 2 साल की मशक्कत के बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अस्तित्व में आया और 1997 में जापान के क्योटो शहर में बेहद अहम करार हुआ, जिसे हम क्योटो समझौता के नाम से जानते हैं। इनमें ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए, लेकिन लंबी खींचतान के बाद 2005 में जाकर ये प्रभावी हो पाया। 192 देश इसका हिस्सा हैं। क्योटो का पहला चरण 2008 से 2012 तक था और 1 जनवरी 2013 से 2020 तक के लिए दूसरा चरण निर्धारित किया गया, जो इस वक्त चल रहा है। 2009 में कोपेनहेगन में इस दिशा में बेहद अहम करार हुआ, लेकिन कोपेनहेगन करार भी असफल साबित हुआ। 2010 में कानकुन में फिर से कार्बन उत्सर्जन को लेकर समझौता हुआ और 2011 में डरबन में। अभी हम बढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, INDC, और ये जो समझौता है ये इस साल दिसंबर में पेरिस में होने जा रहा है और उम्मीद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश आगे आएंगे और अपना जो कार्बन है कम करेंगे। लेकिन समझौता दर समझौता होता गया और लक्ष्य से हमारी दूरी बनी रही। न कार्बन का उत्सर्जन सुरक्षित स्तर पर कम हुआ और न ही हमारी चिंता। 2012 में जब दोहा बैठक में क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया तो ये बात दोहराई गई कि 2020 तक हम लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी 2 बैठकें हो चुकी हैं और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है कि टलता नहीं। बार बार ये लक्ष्य बनाया गया कि हम तापमान में हो रही वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकेंगे, लेकिन इस वक्त 6 डिग्री का दर जारी है। अगर इस लिहाज से तापमान बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये दुनिया जीने लायक नहीं रह जाएगी। जितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पहुंच गया है एटमॉस्फेयर में, उसका तो इम्पैक्ट रहेगा ही, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा ही, लेकिन वो और कितना बढ़ेगा, 3 डिग्री बढ़ेगा, 4 डिग्री बढ़ेगा, 4 डिग्री के बाद स्टेबलाइज हो जाएगा कि और बढ़ता रहेगा, वो हमारे ऊपर निर्भर है। असल में विकसित और विकासशील देशों के बीच इस बात को लेकर तकरार आज भी जारी है कि क्या दोनों समान दर से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। विकासशील देशों का तर्क है कि विकसित देशों ने कल कारखानों से लेकर विकास के तमाम कामों में
पहले काफी कार्बन का उत्सर्जन किया है, लेकिन विकासशील देश जब विकसित होने की दिशा में जा रहे हैं तो विकसित देश उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। तीसरी दुनिया के देशों ने तर्क दिया कि दोनों तरह के मुल्कों की कार्बन कटौती में फर्क होना चाहिए। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी।